बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें शेयर करता हूं आपके साथ इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को कोई भी मसला हो तो आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको नजर आना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल या कोई डिटेल से एडवाइस चाहिए, वो किसी भी लॉ से मुतल्लिक हो, बेशक उसमें इमिग्रेशन लॉ हो, फैमिली लॉ हो, कन्वेंसिंग हो, पर्सनल क्लेम्स हो, या लिटिगेशन से मसला हो, या बिजनेस वीज़े से जो आजकल ख़ास तौर पर तमाम लोगों को इशूज़ आ रहे हैं, तो किसी किस्म की भी कोई आप कॉन्फिडेंशियल डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। लेकिन हमेशा हमारी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट होती है कि कॉल करके वक्त अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसको म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कॉल ले सकें। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम साहब, मेरा नाम शाजली, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि मेरा वाइफ का रिसेंटली स्पाउस वीजा लगा था 33 मंथ्स के लिए। मैं ये पता करना चाहता था कि अगर मैं कोई हाउसिंग बेनिफिट के लिए अप्लाई करता हूँ तो जब मैं फर्दर लीव टू रिमेन अपनी वाइफ के लिए अप्लाई करूंगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं होगा सर? आपके पास कौन सा वीज़ा मिला है? उनको स्पाउस वीज़ा मिला है एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल? जी, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट। जी बिल्कुल। जो आपके पास ये 2 साल जो 2.5 साल की लीव है या उसके बाद एक्सटेंशन होनी है 2.5 साल की, ये 5 साल का जो उन्होंने प्रोविशन पीरियड जो 2 साल था उनको बढ़ा के 5 साल किया, उसमें उन्होंने सिर्फ यही टेस्ट करना है कि नंबर 1 कि आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है, आप स्टिल एक दूसरे के साथ इकट्ठे और अच्छे रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और सेकेंडली ये कि आप अपने आप को दोनों पार्टीज़ विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हो। इसलिए अगर आप किसी किस्म के भी बेनिफिट लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सटेंशन है उस पर अफेक्ट होगा, क्योंकि जो लॉ जो बना है ये 12 जुलाई 2012 में बना, अभी तक एक्सटेंशन का सिस्टम नहीं आया। लेकिन उन्होंने क्लियरली अपनी गाइडेंस में या होम ऑफिस की जो पॉलिसी है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप किसी किस्म के बेनिफिट लेंगे तो उसकी आपकी एक्सटेंशन के लिए या सेटलमेंट के लिए आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमारी हमेशा अपने तमाम कॉलर से, अपने क्लाइंट से, व्यूवर से ये उनको एडवाइस होती है कि मेक श्योर करें कि कम से कम जब तक आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो, वो किसी भी कैटेगरी में हो, जब तक आप यहाँ पे इंडेफिनिट या सेटलमेंट पे या आपके पास नेशनलिटी नहीं आती, तो सवाए चाइल्ड बेनिफिट के और कोई भी किसी किस्म का भी आप बेनिफिट लेते हैं तो वो आपकी फर्दर एक्सटेंशन पे अफेक्ट कर सकता है। सो प्लीज़ आप इसको माइंड में रखें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मेरे 2 छोटे क्वेश्चन है। जी फरमाइए। मैंने पूछना था, एक तो मैंने अपना ILR अप्लाई किया हुआ है 10 ईयर्स के बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है तो जी, उसमें फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं, उसमें नॉर्मली कितना टाइम लेते हैं? एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे दोस्त हैं, उनका भी इंडेफिनिट हो गया लेकिन उनका बेटा है यहाँ पे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा? और आपको इंडेफिनिट आपने किस बेस पे अप्लाई किया अपना इंडेफिनिट? 10 ईयर्स के बेसिस पे। ठीक। 10 ईयर्स की जो बेसिस पे जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं, उनमें तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 माह या मैक्सिमम 6 मंथ लग रहे हैं। अगर आपने अप्लाई कर दिया, एक्नॉलेज आ गया, वेट करें, फिंगरप्रिंट होगा, एक प्रोसीजर है। लेकिन नॉर्मली इन माई अंडरस्टैंडिंग 4 to 6 मंथ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद कुछ नहीं आता तो आप उनको चेज अप कर सकते हैं। जो दूसरे दोस्त का आपने पूछा कि शायद उसका इंडेफिनिट अप्लाई करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका जी? मुझे लगता है कि आपने कोई दोस्त के बारे में शायद सवाल पूछा था, अभी दिमाग में नहीं है। अगर बिल्कुल आप दोबारा कॉल कर लें, अगर मुझे याद आ गया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा सवाल है, मेरा कज़न है, उसने एप्लीकेशन दी हुई है ह्यूमन राइट्स पे। ठीक। और वो पहले रिफ्यूज हो गई, उसने अभी फ्रेश क्लेम की हुई है। ठीक। तो
वो एज स्टूडेंट आया था पाकिस्तान से। ठीक। तो अब वो ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी करना चाहता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? अब उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर है, उसके पास सिर्फ प्रोविजनल लाइसेंस है, ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी फी कितनी है, और उसने किस बेस पे ह्यूमन राइट्स की हुई है? FLRO की हुई है या FP की हुई है, क्या की है? टेस्ट जो है लाइफ इन यूके और उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है साथ चाहिए। ठीक, थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। पहले तो मुझे तो याद आ गया कि जो आपसे पहले कॉलर्स अगर वो सुन रहे हैं, उनका सेकंड सवाल था कि उनका जो दोस्त हैं उनके पास इंडेफिनिट आ गया है, उनका बच्चा अगर यहाँ पैदा हुआ था तो बिल्कुल वो यहाँ पे रहते हुए उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के उनका डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक फॉर्म है, फ़ीस है, प्रॉपर उसको फिल करके फ़ीस है कि बाकी तमाम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट साथ लगा दें तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो यहाँ पे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो आप जो लेटेस्ट कॉल थी उनका रिप्लाई आपके लिए ये है कि आपने कहा कि एक दोस्त है उसने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की हुई है। आप यस जो रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं उसकी सबसे पहले तो वो ये चेक करते हैं क्या आपके पास यहाँ पे रहने का परमिशन है, आपके पास वीज़ा है, या अगर आपका कोई केस पेंडिंग है तो उसका स्टेटस क्या है। अगर आपके दोस्त का ह्यूमन राइट्स से रिफ्यूज़ हुआ था, उसने दोबारा अप्लाई किया, अगेन मैं दोनों सूरतों में जवाब देता हूँ। अगर तो उसने दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन की हुई है टू द होम ऑफिस फिर भी सेम आंसर है, लेकिन अगर उसका रिफ्यूज़ हो गया था, उसकी रिकन्सिडर गया या उसने उसको अपर ट्राइब्यूनल में या JR में किसी जगह पे उसको चैलेंज किया हुआ है तो तभी उसका स्टेटस सेम है। अब रीज़न ये है कि जब आप शादी रजिस्टर करने जाएंगे तो उनका काम है, जो रजिस्ट्रार है उसका काम दो चीज़ें फाइंड आउट करना है। नंबर 1 कि क्या आपके पास प्रूफ ऑफ ID है, और सेकंड अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, आपके पास वीज़ा नहीं है तो वो मोस्ट लाइकली वो उसको इन्फॉर्म करते हैं कि सच पर्सन दे वांट टू मैरी। अगर आपने उसको कुछ क्वेश्चन करना, इंटरोगेट करना तो यस यू कैन कम एंड चेक कर लें। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा, बेस्ट कि गो टू द सोलिसिटर, उससे डिस्कस करें, वरना जो आपका डिसीजन है कि अगर उनका कोई केस पेंडिंग है, उसको काम करने की यहाँ पे रहने की इजाज़त है जब तक वो डिसाइड नहीं होता। लेकिन सवाल के क्या उन्होंने बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं तो यस वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी ब्रिटिश नेशनल के डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं उनके लिए ये मस्ट है कि उनके पास वैलिड लीव होनी चाहिए, या फिर उनके पास जो लीव हो और साथ साथ उनके पास जो लीव हो वो स्विचेबल हो। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है वो पेंडिंग था, अपील अलाउ हो गई उनके फेवर में, अभी तक उसको इंडोर्स नहीं हुआ वीज़ा, तो जैसे इस तरह के केस में उनके फेवर में जा सकता है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पास इनकम होनी चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, अकोमोडेशन होनी चाहिए, दोनों का रिलेशनशिप है, अगर शादी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुई तो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की बेस पे वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो केस है मुझे पता नहीं किस सिचुएशन में, किस स्टेटस पे है, तो आइडियली आप किस तरह के केस में कहता हूँ कि आप गो टू द सोलिसिटर, उसको डिस्कस करें, कागज़ दिखाएं ताकि वो आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। राज भाई मैंने 2-3 मेरे क्वेश्चन है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में हियरिंग है रिगार्डिंग 7 ईयर पॉलिसी पे नेक्स्ट वीक। उसका मुझे पूछना है जनरली कि आजकल कोर्ट से क्या डिसीजन कोई पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और दूसरा ये मैंने पूछना है कि मैं कोई 16 अक्टूबर को कोर्ट ऑफ अपील से जो जजमेंट आई है कि जो 2.5 साल की और 3 साल की जो डिस्कशनरी लीव दे रहे हैं ये अनलॉफुल है, ये और इसका क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है जिनके फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में केसेस हैं या नहीं? शुक्रिया। जो ये महल काफ़ी रिसेंटली काफ़ी क्वेरी आ रही हैं सेम चैप्टर पे या सेम जो सब्जेक्ट पे। अगर मुझे पूछते हैं रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, ये मिक्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है हमारा रिसेंटली मैं शायद नाम नहीं ले सकता, हमारे रिसेंटली हमारे क्लाइंट का कोर्ट के अंदर ही जज ने कह दिया कि यस मैं आपकी अपील अलाउ करता हूँ। वरना नॉर्मली जो जज होते हैं वो ये कहते हैं कि आपके डिसीजन को रिजर्व करते हैं, उसके बाद डिसीजन देंगे। लेकिन यस हमारा भी ये 19 और शायद 18 को हमारी हियरिंग थी, हुआ रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन मिक्स रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर अच्छा आया तो बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कम अज़ कम कोर्ट से जो डिसीजन है वो फेवर में आना शुरू हो गए हैं। पहले होम ऑफिस की तरफ से था इशू आ रहा, फिर कोर्ट से इशू आ रहा था, लेकिन अब एक थोड़ा सा पॉजिटिव जो साइन नज़र आ रहे हैं कि कोर्ट से जो अच्छे डिसीजन की तो कोई उम्मीद हो रही है और जहाँ हमें
जो जो हमने देखा है, कम से कम मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, जो मेरे क्लाइंट के साथ हो रहा है, हमें पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल रिसेंटली कोर्ट के अंदर अगर ये कहा जाए कि यस हम आपकी अपील को अलाउ करते हैं इन द फेवर, बिल्कुल सेम 7 years पॉलिसी, तो ये एक अच्छा साइन है। अब आप वेट करें, अगर आपकी हियरिंग आती है तो आप उस पर तमाम, लेकिन मेक श्योर करें कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, नहीं। अब मेन चीज़ है कि आप अपने सोर्सेज से डिस्कस करें कि कौन कौन से फर्दर डॉक्यूमेंट्स या कौन सी ऐसी एविडेंस आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 मेजर इशूज़ हैं। नंबर 1 कि आपने यहाँ पे 7 साल गुजार लिए बच्चों के साथ। नंबर 2 आपको अपने वापस कंट्री में जाके सेटल नहीं हो सकते। नंबर 3 जो आपने यहाँ पे कुछ अचीवमेंट की हो, कोई कंट्रीब्यूट किया हो, कोई आपने वॉलंटियर काम किए हों या कैसे अपने एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन किया हो, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिवली कंसिडर होंगी। इसलिए अगर आपका पास कुछ भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, वो फाइनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, फिजिकली हो, या स्पेशल यहाँ पे कोई काम ऐसा जिससे लगता हो कि सोसाइटी में आपने कंट्रीब्यूट किया, वो बिल्कुल उसका एविडेंस, उसका डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, आपके रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने पूछना था कि मुझे 3 साल की लीव मिली थी, फिर उसके बाद 3 साल की, तो 6 साल पूरे गए। जो मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है, तो कौन सा फॉर्म फिल करना है? ठीक। और इसमें अप्लाई करने के दौरान कोई बेनिफिट रहने हैं, कोई डिफेक्ट तो नहीं है एप्लीकेशन पे? ओके। आपने किस बेस पे डिस्कशन मिली थी आपको? मुझे एक यानी कि लेगेसी आई थी, तो उसमें मुझे 3 साल की लीव दी थी इन्होंने। ठीक। जो लेगेसी की बेस पे जो लोग 3 से 3 साल गुजार रहे थे, 6 साल, लेकिन नॉर्मली अगेन हमारा यही होता है कि कहना है कि आप जब तक आपके पास लिमिटेड लीव है किसी किस्म के बेनिफिट अप्लाई ना करें। लेकिन अब आई कॉन्ट चेंज योर पास्ट, मैं आपके शायद जो टाइम गुजर गया उसको मैं नहीं टच कर सकता, लेकिन अब किस हद तक आप कौन कौन से बेनिफिट ले रहे हैं या क्या उसका इफेक्ट होगा, स्वाय चाइल्ड बेनिफिट के किसी किस्म के भी जो बेनिफिट हैं, अगर आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो तो वो आपकी एप्लीकेशन पे अफेक्ट हो सकता है। ये क्लियर एंड क्लियर प्रिंसिपल है। इसलिए अगेन एंड अगेन हमारी तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट होती है, या क्लाइंट से या कॉलर से, कि अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने आप को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हैं विदाउट स्टेट बेनिफिट, तो क्विकली इस पे आप फोकस करें। अगर आप ले रहे हैं या भी आपके पास टाइम है, फिर आपको एडवाइस होगी कोशिश करें अपनी इनकम को बढ़ा के अपने जो ये मामलात हैं, अगर फॉर द शॉर्ट टाइम के लिए भी हो जाएं, तो द डे यू फिल द फॉर्म आपने लिखना है कि आर यू क्लेमिंग द बेनिफिट और नॉट, येस एंड नो आएगा। अगर आप येस करते हो तो फिर टिक होगा कि कौन कौन से बेनिफिट ले रहे हो, तो अगर आप नहीं करते तो हाइड हो रहा है, अगर लेते हो तो फिर डेफिनेटली कुछ भी असर हो सकता है। इसका कोई उन्होंने सेट पैरामीटर्स नहीं लिखे कि अगर ये बेनिफिट होगा तो इसका ये असर होगा, ये होगा, तो कोई उन्होंने अभी तक कोई चार्ट या कोई डायग्राम्स अभी तक नहीं बनाई। लेकिन ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोग भी जब तक यहाँ पे उनके पास इंडेफिनिट नहीं होता या नेशनलिटी नहीं होती, तो मेक श्योर करें कि वो किसी किस्म के भी स्टेट के बेनिफिट के बगैर अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट करें। इसलिए ये मस्ट है। बाकी जो भी अप्रोप्रिएट फॉर्म है, फीस है, फॉर्म और फीस हमेशा फॉर्म की बात नहीं करता, फीस हमेशा चेंज होती रहती है, लेकिन मेक श्योर करें कि जब अपने अप्लाई करना उस वक्त जो लेटेस्ट फॉर्म हो वो प्रिंट करें, जो अप्रोप्रिएट फीस है वो लगा के अपनी एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे 9 साल बाद DLR मिली है, बच्चों समेत 10 साल की रूट पे डाला है होम ऑफिस ने। ठीक। तो अब अगले साल एक बच्चा जो है 16 साल से ऊपर हो गया है और यूनिवर्सिटी जाएगा। अब मेरे पास तो इतनी फीस है नहीं, कोई ऐसा तरीका कि ILR बच्चों को मिल जाए। बच्चे यहाँ पैदा हुआ था बड़े वाला? लीव है, ये 2.5 साल की मिली है जी। को बच्चा यहाँ भी पैदा हुआ था जो बड़े वाला के फॉरेन से आए थे? नहीं, वो पाकिस्तान से आया था। ठीक। और यहाँ 9 साल गुजारे हैं। ठीक। और उसके बाद जो है 10 साल की रूट पे डाला है ऑफिस में, 2.5 साल की DLR मिली। आपका भी और मैंने सुना है कि 16 अक्टूबर को कोई जजमेंट आई है कोर्ट ऑफ अपील की कि बच्चों को ILR मिलना चाहिए या इस तरह कुछ। जो आपका सवाल है कि आपने यहाँ पे 9 years गुजारे, बजाय आपको 2.5 साल की लीव मिले, आपको सीधा इंडेफिनिट मिलना चाहिए। विश कि ऐसा हो, लेकिन अभी हो नहीं रहा।
वो लोग, अगर बच्चा यहाँ पैदा होता और वो 10 साल का होता तो यस यू कैन क्वालिफाइड, लेकिन जो फीसिस वाला मैटर है वो इसलिए तो आपको उन्होंने आपकी फेवर में डिसीजन दिया है कि आपने यहाँ पे मोर देन 7 ईयर्स बच्चों के साथ यहाँ पे गुजार लिए। इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने जो रूल्स हैं फैमिली रूल्स वाला FM, उसी के ज़रिए तो आपको उन्होंने 2.5 साल की लीव दी है। इसलिए कि ये कि अब आप फ़ौरन कहा जाए कि 9 साल हो गए इंडेफिनिट हो, मुझे लगता है कि शायद इस टू अर्ली इस चीज़ को क्लेम करना। रूट जो बनाया है, जो गाइडेंस है, जो पॉलिसी है, वो ये कहती है कि अब आपको 2.5 साल की 4 एक्सटेंशन होगी और टोटल 10 ईयर्स पूरे करते हुए अंडर दिस कैटेगरी आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो। मेरी आपके साथ हमदर्दी है कि आप फ़ीसें पे कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ीस काफ़ी हाई है, इसलिए शायद इस बेस पे कि आपकी फ़ीस हाई है आपको इंडेफिनिट दिया जाए, ये शायद थोड़ा सा हम उसको इस बात पे कन्वे करना मुश्किल होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बारे में सवाल पूछना था। जी फरमाइए। मुझे Tier 2 जर्नल वीजा पे 4.5 साल होने को आ रहे हैं, मैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना चाह रहा था। ठीक। उसमें मैं क्लॉज पढ़ा था कि 180 डेज आ नहीं रहना है। ठीक। ये 180 डेज टोटल 5 ईयर्स में है या हर साल में है? ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये था, ये जो टाइम काउंट होता है, ये टाइम उस वक्त से काउंट होता है जब आप मुल्क में एंटर हुए या आपने जब से जॉब स्टार्ट की है? ठीक। मुझे आते ही एकदम मुझे 10-15 दिन या महीना जॉब नहीं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो पहली बात है कि 180 डेज वो पूरे 5 साल में 180 डेज से ज़्यादा आप अब्रॉड में नहीं गुजार सकते। नंबर सेकंड क्वेश्चन कि आप जब यूके के अंदर इंटर होते हो तो उस वक्त से आपका जो इमिग्रेशन क्लॉक है वो चलना शुरू हो जाता है। अगर आप उसकी जो जॉब है वो 10 डे 15 डे 20 डेज के बाद भी स्टार्ट करते हो, लेकिन वो उससे कोई मैटर नहीं करता। जब आप यूके में आए और उससे आपके 5 साल पूरे हो जाएं या 5 साल पूरे होने से 28 दिन पहले आप यस ऑफ कोर्स आप अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि इन कंट्री या आउट कंट्री जब भी आप Tier 2 की एप्लीकेशन करते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो वीज़ा प्लस नॉर्मली 90 डेज़ एक्स्ट्रा आपको वो लीव देते हैं, ताकि वो 90 डेज़ का मतलब ये होता है कि विद इन 90 डेज़ आप अपनी जॉब को स्टार्ट कर सको, या अगर आप अब्रॉड से आ रहे हो तो आप यहाँ अपना जो ट्रैवलिंग सारी मैनेज करते हुए यहाँ पे अपनी चीज़ों को सेट करते हुए अपनी जॉब को स्टार्ट कर सको। तो इसलिए जॉब का डेट स्टार्ट नहीं होगी आपका टू अराइवल इन द यूके, या अगर विद इन अ कंट्री थे तो जब वीज़ा मिल गया था फ्रॉम दैट डे से आप अपने 5 ईयर्स पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम सर जी, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। मुझे यहाँ पे यूके में ना 5 साल हो गए हैं। मैंने फैमिली के साथ असाइलम लिया था, वो 2 बच्चे भी यहाँ पे पैदा हुए थे। अब वो असाइलम रिफ्यूज हो गया, हम जुडिशियल रिव्यू में गए हुए हैं। 3 महीने से ज्यादा हो गए जुडिशियल रिव्यू में ना। तो मुझे ये पूछना था कि ये जुडिशियल रिव्यू में अगर क्या डिसीजन आ सकता है, और दूसरा ये पूछना था अगर हमारे जुडिशियल रिव्यू में अल्लाह ना कहीं नेगेटिव डिसीजन है तो इससे आगे हमारे पास क्या ऑप्शन होती है? आपने जुडिशियल अप्लाई कर दिया, करना क्या करना है? कर दिया, 3 महीने हो गए हैं जुडिशियल रिव्यू हुए हुए। जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर दिया, अब आप वेट करें। अब आपने अप्लाई किया, फिर उसका डिफेंस आएगा। नॉर्मली 4 से 6 माह का लग रहे हैं अपर ट्राइब्यूनल में। होम ऑफिस ने ये केस परस्यू नहीं किया था। ठीक। जब आप JR करते हैं तो होम ऑफिस वाले आपके JR के खिलाफ एक डिफेंस करते हैं जो ट्रेजरी सोलिसिटर होता है ऑन द बिहाफ ऑफ द होम ऑफिस, और वो जो डिफेंस होगा और आपका क्लेम होगा दोनों को जो पटना के जज होंगे उसको कंसिडर करेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो आपको या आपके वकील को दे दिया जाएगा। अगर लेट से आपने क्लेम किया और होम ऑफिस वाले कोई उसका डिफेंस नहीं करते तो ऑटोमेटिकली फिर आपको तो फेवर मिल जाएगी, लेकिन अगर वो डिफेंस करते हैं तो फिर एक मेरिट्स पे डिसीजन आएगा। नॉर्मली जो फर्स्ट सवाल था कि आपका कब होगा, ये नॉर्मली 4 से 6 माह लगते हैं, वेट करें या उसको 6 माह के बाद चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास जुडिशियल रिव्यू रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमने अगर डॉक्यूमेंट्स पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम ओरल पे क्लेम करना चाह रहे हैं। तो फिर आपका जो भी कोई काउंसिल होगी, बैरिस्टर होगा, वो आपके बिहाफ पे जाके कोर्ट में फाइट करेगा कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें जो थी प्रॉपर कंसिडर नहीं हुई, हमारे पास ये एविडेंस है, तो आपके पास ऑफ कोर्स सेकंड एक और ऑप्शन होगी कि आप अगर पेपर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आप ओरल के लिए जा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं से बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं 2009 में आया हूँ Tier 1 जनरल पे। अच्छा जी। तो ये मुझे इस मई में मुझे ILR मिल गया है, बच्चों समेत मिल गया है। ठीक। तो हमारा मसला है कि हमारा एक बच्चा ओवर 18 था उस वक्त, उसको बाद में हमने स्टूडेंट मंगवाया इधर। ठीक। वो इधर स्टूडेंट है। ठीक। क्या आया वो हमारे साथ मर्ज हो सकता है? ये क्वेश्चन। वो कब से इस कंट्री में स्टूडेंट है जी? ये अभी स्टूडेंट ही है। वो नहीं, कितने साल से स्टूडेंट है वो यहाँ पे? 3 से ज्यादा हो गया उसको। और उसकी एज क्या है? 22 से ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप जैसा आपको अगर ट्राई करना कर लें, लेकिन नॉर्मली अगर आप वहाँ से अप्लाई करते और अंडर 18 होता या थोड़ा सा ऊपर ही होता तो साथ अगर जॉइंट एप्लीकेशन हो तो यस चांस होते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसने 3 साल 3.5 साल ऐसे इंडिपेंडेंट गुजार लिए और उसके बाद आपकी उसकी एज जो है वो 22 से ज़्यादा हो चुकी है, ये थोड़ा सा ये इस्टेब्लिश करना कि यस वो अभी भी आप पे फाइनेंशियली और फिज़िकली डिपेंडेंट है, ये शायद अब इजी नहीं होगा। नंबर सेकंड ये है कि क्योंकि नॉर्मली अगर आप ब्रिटिश भी हों फिर भी अपने बच्चे को बुलाएं तो 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको एज ए डिपेंडेंट कंसिडर करते हैं। 18 साल से जो अबव है उसको जो वीज़े मिलने के चांसेस थोड़े से कम कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो किसी सोलिसिटर को मिल लें, डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, शायद आपको कोई बेस्ट एडवाइस मिल सके और उस पर आप अपनी फॉलो ऑन कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए। Hi, I've got a couple of questions. I would like to invite my sister from Afghanistan Right. with 2 young children for a visit. Right. And I was thinking, once I invite her for a visit, would she be able to claim asylum in this country? Any other question? Madam, do you have any other question? And once she claim asylum, would she be able later on to get united back to the rest of the family? Can she bring the rest of the family to the UK? And plus, who is the best person to do the invitation? Me as a sister, my brother, or my mom? Right. Thanks for your call. First of all, if anybody want to claim in the UK, you need only those people they can claim the asylum if they have a fear of life in their home country. So if anybody coming as a visitor to come to the UK is no means they can claim the asylum and the asylum going to be accept. So I think in my advice you need to be go to the solicitor, need to discuss all the issue, what is the problem they have in the home country, why they want to come in the UK, and what the evidence should have against their fear of life. So only any person they come in the UK as a visitor and claim the asylum, no means that there is no chance they can get the asylum or the refugee status in the country. The second question you asking how they can rejoin the family, there's a second part. The first part is important to consider. If anybody want to come in the UK or they want to claim asylum, they need to establish they have a fear of life, their home country. And the second, they have the evidence and they have to put all the case to the ECO, which is a case worker. Then if they refuse, you need to be established in the court. So before you make the application, I advise you should go to the solicitor, discuss all the points. The reason is if anybody come in the UK as a visitor or you sponsoring or your brother sponsoring or your mother sponsoring, then he or she have to establish or attach all the documents, the source of income, proof of income, and all the physically, economically and financial tie in the home country. Then after arrival in the UK, and if he is claiming, that means all is a contradictions. So be careful. Nowadays the asylum is not I think the best or the good options unless they have a very genuine fear of life, then you can claim. Thanks for your call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे आपसे एक दो सवाल हैं। जी मैडम फरमाइए। मैं आई थी 2010 में स्टूडेंट वीजा और अब फिर मेरी 2011 में शादी हो गई एंड आई हैव वैलिड वीजा अंटिल February 2016.
बीच में मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था पाकिस्तानी, जो मैंने अभी रिन्यू करवाया अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, उसको शायद नए पासपोर्ट पे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक। तो उसके बारे में मुझे आपसे ये पूछना था, मैंने फॉर्म वगैरह तो निकाली लेकिन कुछ कंफ्यूजन थी। एक ये कि मेरे हस्बैंड ने अभी एक रिसेंटली जॉब ज्वाइन की है और उनकी पे स्लिप अवेलेबल नहीं है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो मैनेजर छुट्टियों पर है और वो शायद मिलते मिलते 2 वीक लग जाएंगे। और सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे जॉब ऑफर हुई है, मेरा इंटरव्यू प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और जस्ट फॉर द पासपोर्ट रीजन मैं जॉब नहीं ज्वाइन कर सकती। तो मेरा ये सवाल है कि क्या मैं बगैर वो जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के सबमिट करवा सकती हूँ एप्लीकेशन। सेकेंडली ये कि मेरे हस्बैंड पार्ट टाइम जॉब करते हैं और हमें लाइक हाउसिंग बेनिफिट भी मिलता है। डज इट इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन प्रोसेस? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 2 सवाल, अगर इन दोनों सवालों का एक ही आंसर होगा कि जो जॉब आपने अप्लाई की है या इफ़ यू स्टार्ट द न्यू जॉब्स, वहाँ पे अगर आपको उनको प्रूफ चाहिए तो आप दोनों पासपोर्ट अपने साथ लेके ले जाके अपने एम्प्लॉय को दिखा दें तो डेफिनेटली इट वुड बी एक्सेप्टेबल। द रीज़न कि आपके पास एक पासपोर्ट है जिस पे इंडेफिनिट लगा हुआ है, सेकंड आपके पास जो वैलिड पासपोर्ट है, दोनों को अपने पास रखें। कभी आपने जॉब अप्लाई करनी हो, कभी अपने ट्रैवल करना हो, तो बिल्कुल आप दोनों को साथ टच करते हुए आप दोनों काम कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका सेकंड सवाल, क्योंकि जब आपको वीज़ा मिल गया है, आप बेसिकली आप अपना जो वीज़ा है वो नए पासपोर्ट पे इंडोर्स कर रहे हो, तो इसलिए बाकी तमाम अगर डॉक्यूमेंट्स ना भी हों, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या बाकी चीज़ें हैं तो उस पर भी होम ऑफिस वाले आपके पासपोर्ट पे वीज़ा इंडोर्स कर देंगे। जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें होनी चाहिए, 6 मंथ का प्रूफ, 6 मंथ की वेजेस स्लिप्स, वो आपकी एक्सटेंशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने नए पासपोर्ट पे लगाना हो, इंडोर्स करना हो, तो वो इस पर इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है। इसके अलावा मेरे ख्याल आप तमाम आपका आंसर मिल गया होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मुझे मालूम नहीं करना था, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये क्वेश्चन है कि टियर 1 पे रिक्वायरमेंट क्या है मेंटेनेंस फंड्स की, अगर मुझे टियर 1 के बाद ILR अप्लाई करना है, उसके लिए मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी और मेरी स्पाउस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? आपके पास कि हम अपने जी गो अहेड। हेलो जी मैं अब उसके अलावा हम जॉइंट अकाउंट यूज कर सकते हैं दोनों का? और तीसरा एक क्वेश्चन ये था कि ILR के लिए कंटिन्यूस जो रेजिडेंस होती है उसमें कितने दिन की एब्सेंसेस हो सकती हैं? अभी आपने एक क्वेश्चन पे मेंशन किया था कि मैक्सिमम एब्सेंस 180 डेज हो सकती है, लेकिन मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, काफी ज्यादा वेबसाइट्स पे वो पढ़ा है, इनफैक्ट यूके भी की जब चेंज हो गई वेबसाइट उस पे। अब आप किस बेस पे इंडेफिनिट पे जा रहे हैं? आपके पास टियर 1 जनरल था, क्या था जी? टियर 1 जनरल। ठीक। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टियर 1 की जो मेंटेनेंस है, अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मेंटेनेंस वो हमेशा रिक्वायर्ड होती है आपकी एक्सटेंशन के लिए, फर्स्ट वीज़े के लिए। लेकिन आप जब इंडेफिनिट पे जाते हैं तो फिर मेंटेनेंस वाला कॉलम नहीं है। नंबर 2 कि आपका वो जॉइंट अकाउंट हो, सिंगल अकाउंट हो, वो मैटर ख़त्म हो गया। थर्ड ये था कि जो लोग यहाँ पे जिस वीज़े पे आप हैं, अगर उस पर हैं तो आप सिर्फ 90 डेज़ पर ईयर के हिसाब से आप अब्रॉड कहीं जा सकते हैं और आपके आखिरी साल में भी मेक श्योर करें कि 90 डेज से ज़्यादा अपने बाहर ना गुजारे हों। तो अगर 5 साल कभी भी 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना गुजारे हों और 5 साल पूरे करते हुए यस आप अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। मैं ये से पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपने अभी मुझे मेंटेनेंस फंड वाली बात बताई है। हेलो जी फरमाइए भाई। उसमें मेरी वाइफ का तो ILR नहीं लगेगा, उनका स्पाउस वीजा का, क्योंकि उनका 9 जुलाई 2012 के बाद लगा था, तो उनका तो एक्सटेंशन होगी टियर 1 डिपेंडेंट की, तो उसके लिए उनके लिए तो मतलब मेंटेनेंस फंड की कोई रिक्वायरमेंट होगी मेरे ख्याल से। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। फिर आपका केस डिफरेंट है। आपने कहा था दोनों इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं, आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। जो आपकी वाइफ है वो अप्लाई करेगी एज अ डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनिट टू रिमेन। आपके लिए फिर जो रिक्वायरमेंट है वो मेंटेनेंस नहीं है। आपके लिए जो रिक्वायरमेंट आपकी मिसेस के लिए होगी कि आपकी इनकम जो है वो 18,600 से अबव है, आपको 6 मंथ का प्रूफ, आपको बैंक स्टेटमेंट एज ए प्रूफ ऑफ इनकम और एज ए प्रूफ ऑफ इनकम और 6 मंथ की वेज स्लिप्स एज ए सोर्स ऑफ इनकम, दोनों चीज़ों को साथ एस्टेब्लिश करना होगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हैं या 2 डिफरेंट जॉब्स करते हैं या कोई रिसेंटली स्टार्ट की है तो फिर आपने पूरे साल के प्रूफ देने हैं। अगेन बैंक स्टेटमेंट और जो भी आपके अकाउंट्स हैं, पे स्लिप्स हैं, वो दोनों चीज़ों का आपका कोलैबोरेशन और दोनों का प्रूफ होना चाहिए। जो लोग भी, क्योंकि दोनों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, आपकी मिसेज के लिए डिफरेंट होगी, इसलिए दोनों के डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि शायद आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेरा ILR ड्यू है ना जनवरी में। ठीक। और मेरे हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन है और अपने पुराने रूल्स में आती हूँ। मेरा जुलाई 2012 से पहले मैं अप्लाई किया था। ठीक। तो मेरे हस्बैंड जो है वो टैक्स क्रेडिट लेते हैं, वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड बेनिफिट लेते हैं, और हमें टैक्स क्रेडिट की बुनियाद पर वो NHS का भी टैक्स क्रेडिट एग्जेम्पशन कार्ड भी हम यूज करते हैं। तो क्या ये हमारी एप्लीकेशन पे अफेक्ट करेगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि हमने एग्रीमेंट अभी 1 मंथ अगर पहले बनवाएं फ्रेश, क्योंकि अभी हमने नए घर में मूव होना है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? मेरा ख्याल काफ़ी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉल का। अगेन ये आज काफ़ी जो मेरा ख्याल जितनी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं वो इंडेफिनिट की बेस पे, या जो लोग जहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हैं या स्पाउस वीज़े पे हैं और वो अगर बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो उनकी एक्सटेंशन पे या इंडेफिनिट पे क्या असर होगा। इसका जनरल आंसर ही कर सकता हूँ। मैंने पहले भी बोला कि कोई ऐसे पैरामीटर्स, कोई डायाग्राम्स, कोई पेट रूल्स नहीं हैं, लेकिन गाइडेंस पॉलिसी और लॉ ये कहता है कि जो लोग जहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हों वो किसी किस्म के जो स्टेट के बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ले रहे थे, अब आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं उनको छोड़ के आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। द डे यू मेक द एप्लीकेशन आप किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले रहे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। चाइल्ड बेनिफिट, अगर आप में से वन ऑफ द पार्टनर इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, बच्चे पैदा होते हैं तो बिल्कुल जो वो बेनिफिट मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन बाकी किसी किस्म का कोई भी बेनिफिट लिया जाता है तो उसका कोई असर हो सकता है, कितना होगा इसमें कोई अनफॉर्चुनेटली कोई लिमिट्स नहीं है या कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। लेकिन ऑलवेज पॉलिसी ये कहती है कि आप जब लिमिटेड लीव पे हों तो आप किसी किस्म के कोई बेनिफिट ना लें। बिल्कुल आप जनवरी में क्वालिफाइड करती हैं, वीज़ा अप्लाई कर दें एंड आई विश फॉर यू गुड लक। थैंक्स फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, अपना सवाल क्या है? जी मैं 2004 में आया था एज अ स्टूडेंट, फिर मैंने 2011 में फर्दर लीव के लिए अप्लाई किया तो मुझे 1.5 साल बाद आंसर आया कि आपका कॉलेज वोट हो गया लाइसेंस, तो नया लाइसेंस भेजो, नया कैश लेटर भेजो, बैंक स्टेटमेंट सब नहीं भेजो। मैंने दोबारा भेजा उनको, फिर 1 साल बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि आप 5 साल के नए रूल में आ गए हैं क्योंकि आपने अब अप्लाई किया तो वीजा रिफ्यूज उन्होंने कर दिया। मैंने कोर्ट में गया कि जी मैंने पहले रूल बनने से पहले अप्लाई किया था, मेरी अपील अलाउ। 2013 में उन्होंने दिसंबर में मुझे जजमेंट की कॉपी मांगी, हमने सब भेज दिया उनको कि हम दोबारा फैसला करेंगे इस पे, ठीक नया डिसीजन लेंगे। 2014 अगस्त में मैं एलिजिबल हो गया, 4 अगस्त को 10 साल के रूल में। तो जब मैंने अप्लाई कर दिया इंडेफिनिट लीव के लिए लॉन्ग रेजिडेंसी पे, तो वो जो कॉलेज था ना मेरा, उसका लाइसेंस फ्री वोट हो गया, जो नया कॉलेज मैंने भेजा था जिसको उन्होंने फैसला करना था स्टूडेंट लीव का। मगर तब तक मुझे 10 साल हो गए थे। वो 14 अगस्त 2014 को खत्म हुआ, मुझे 4 अगस्त 2014 को 10 साल हो चुके थे। ठीक। तो मैंने अप्लाई किया हुआ इंडेफिनिट के लिए। तो मैंने ये पूछना था कि मैं उनको दोबारा कुछ बताऊं या होल्ड करूं या इंतजार करूं कोई मेरे, क्योंकि पहला लाइसेंस भी रिवोक्ड हुआ, दूसरा भी रिवोक्ड हुआ। आपका जो कॉलेज है, सेकंड कॉलेज है, वो 14 अगस्त को रिवोक हुआ, लेकिन आपने अप्लाई कब किया था? मैंने अप्लाई किया क्योंकि मुझे 4 अगस्त 2014 को 10 साल हो गए थे। हाँ जी, उसमें भी थोड़ी मैंने 4 अगस्त को अप्लाई किया, वो नॉन पेमेंट की वजह से मुझे इनवैलिड होकर एप्लीकेशन वापस आई, तो मैंने दोबारा 2 सितंबर को मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया। ठीक, चलो एनीवे अगर दोनों सूरतों में देखा जाए, पहली बात तो है कि 10 साल पूरे कर लिए, आप क्वालिफाइड करते हैं कि आपने इंडेफिनिट अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आपका सपोज करें नॉन पेमेंट की वजह से वापस आया, फिर भी
आपका अगर 14 अगस्त को कॉलेज रिवोक हुआ तो आपको 60 डेज़ का नोटिस आना था या नहीं आया, उसके अंदर आपने कर दिया। मेरे ख्याल दोनों सूरतों में इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। अब आप वेट करें, जो को बताने की ज़रूरत नहीं है, होम ऑफिस वालों को खुद पता है कि कॉलेज कब रिवोक हुआ, किस दिन को हुआ। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे साथ लगा दिए, अच्छा किया। वेट करें, अगस्त में अप्लाई किया सितंबर में, तो मेरा ख्याल है कि 6 माह लगते हैं आज के दिन। अभी अक्टूबर आया है तो 3-4 माह तक कोई अच्छा रिजल्ट आपकी फेवर में आ जाना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है, जो 7 ईयर के केस में सर अप्लाई करें, जैसे अभी ये 20 तारीख को सुनने में आया कि ये अपील जो लोग बंद कर दी इन्होंने, तो सर उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अपील इन्होंने बंद कर दी, फिर आदमी क्या करेगा, जुडिशल एरिया में क्या करेगा। और दूसरा, जब वो यानी जितनी देर आदमी ने काम किया हो तो उतनी देर का क्या इनकम शो कर सकता है, जो उसमें इनकम सोर्स कैसे शो करेगा सर, अगर उसके बाद 1-2 साल उसने काम ना किया हो तो फिर। ओके, बात सिर्फ सिंपल ये है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये शायद कोई अच्छा सवाल या अच्छा आंसर नहीं होगा। जब भी यूके के अंदर कोई एप्लीकेशन की जा रही है, क्योंकि आजकल तमाम जगह पे डाटा शेयरिंग सिस्टम चल रहा है, ये कम से कम अगर डाटा शेयरिंग सिस्टम नहीं है तो जब फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे एक अथॉरिटी लेटर विद इन अ फॉर्म ले रहे हैं कि हम आपके बिहाफ पे अगर किसी डिपार्टमेंट से आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कंसेंट करते हैं, वो साइन होता है, तब आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। तो वो अगर किसी भी डिपार्टमेंट को भेजेंगे तो डिपार्टमेंट वाले बाउंड हैं कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। 2 ही डिपार्टमेंट हैं, एक बैंक वाले हैं, एक HMRC वाले हैं। तो अगर आपने काम किया तो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम में आएगा। तो आंसर ये हुआ कि अगर आपने कोई यहाँ पे काम किया हो तो आपको फिर उसको हाइड करने के बजाय डिस्क्लोज करना पड़ेगा या करना होगा। अगर कोई ऐसी सिस्टम होती है, some लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कैश लिया, उसका कोई सिस्टम नहीं आ रही, तो उसका अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो प्रूव आप भी नहीं कर रहे तो उसमें उसको क्लेम करना भी फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जर्नल हमेशा एडवाइस होती है क्लाइंट को कि जो लोग आपके जो फैक्ट्स हैं उनको प्लीज़ हाइड ना करें, कोशिश करें डिस्क्लोज कर दें। 7 साल की बेस पे अप्लाई करें। डोंट वरी, कुछ उन्होंने चेंजेस आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 7 साल पे क्वालिफाइड थे आपने नहीं करना, 7 साल के पूरे करते हुए आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यूरोपी में शादी की थी, 5 साल हो गए पूरे मैंने। ठीक। इंटरनेट वास्ते अप्लाई करना सी तो कि D1 तो B2 जरूरी इस वास्ते, और अगर ये ना कर सका तो क्या मैं अगे वीजा कर सकना, और क्या उसमें तरीका और कितनी उसमें फीस है या किस हिसाब है उसमें। ठीक। वैसे तो अगर कोई आप यूरोपियन के डिपेंडेंट के बेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका B1 B2 रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सिर्फ जो भी लोग इंडेफिनिटली अप्लाई करते हैं उनके लिए लाइफ इन यूके और प्लस अगर आपने B1 किया हो तो 2 डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। B1 या B2 वो एक ही जो रेगुलेटरी बॉडी है उसके 2 स्टेप्स हैं, एक लोअर लेवल है, एक हायर लेवल है। इसलिए जब भी जो लोग यहाँ पे सेटलमेंट के लिए या इंडेफिनिट के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो उनके लिए लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना है तो तब आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन फॉर्म प्रिंट करना होगा, वो जो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करना कि 5 साल से आप इकट्ठे रहे और जो 5 साल आपकी जो यूरोपियन स्पाउस है उसने हमेशा अपने जो यूरोपियन ट्रीटेड एग्जाम को एक्सेस किया। उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, अगर फुल टाइम स्टूडेंट थी या फुल टाइम काम करती थी या सेल्फ एम्प्लॉय थी। तीनों सूरतों में 5 साल का रिकॉर्ड तमाम चीज़ साल लगा के देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्विक क्वेश्चन है। मेरे पास परमानेंट रेजिडेंस है यूके में जो कि EA फैमिली मेंबर से मिला था, उसकी मेरी डिवोर्स हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने पूछना ये है कि मैं री मैरिज करके अपनी वाइफ को बुला सकता हूँ पाकिस्तान से? अब आपके पास स्टेटस क्या है? जी परमानेंट रेजिडेंट है। हाँ, जब भी कोई शख्स जो यहाँ पे किसी का डिपेंडेंट बन के यहाँ पे आता है, वो ब्रिटिश का हो या यूरोपियन के डिपेंडेंट हो, जब उसके बाद अपना जो प्रोबेशन पीरियड है अगर पूरे करते हुए जब वो सेटलमेंट रूट पे चले जाएं इन एनी कैपेसिटी, तो फिर अगर किसी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से उनकी सेपरेशन हो जाए तो यस डिवोर्स करने के बाद वो सेकंड मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है आप किसी के डिपेंडेंट नहीं हैं, आप आपका इंडिविजुअल इमिग्रेशन स्टेटस बन गया।
5 साल का स्टेटस गुजारा, अब उसके बाद 1 साल के बाद आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो 1 ईयर्स है इसमें आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो अब आप बेसिकली जो भी लोग यहाँ पे स्टेटस पे होते हैं फिर वो फ्रीली अपने आपकी एप्लीकेशन करते हैं, वो अपने स्पाउस या किसी के डिपेंडेंट नहीं होते। आपका जो सवाल था बिल्कुल आप अगर करना चाहें, कोई मसला है ऐसा तो आपके डिवोर्स होने के बाद आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है और आप किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई से मेरे 3 सवाल है। एक मेरा भाई है, वो 20 साल का है, उसका वीज़ा पहले 2 साल का वीज़ा दिया, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर मैंने वापस भेजा, अभी 1 साल का वीज़ा दिया। अभी 2 ईयर्स हो गया, 2 साल का हो गया, मैंने पेपर भेज दिया, अभी तक उसका कुछ नहीं आया, वापस जवाब नहीं आया। उसने पासपोर्ट मंगवाया और 4 की फोटो मंगवाया, अभी तक उसके बाद कुछ सवाल नहीं आया। और दूसरा सवाल ये है, और एक मेरा दूसरा बेटा है, हमारा शादी उधर हो गया, फिर मैंने बीबी का वीजा दिया, फिर मैंने बीबी दिलाया, हमारा छोटा बेटा है वो उधर रह गया, फिर उसका वीजा एक 1 ईयर के बाद नहीं उसका वीजा दिया, फिर वापस आया, फिर अभी इधर मैंने वापस भेज, इसका वीजा खत्म हो गया मेरे बेटा का। इधर मैंने लाया, 2 साल का वीजा दिया, फिर खत्म हो गया, मैंने वापस उसका फिंगर में आया, हम लोग सर्विस में गया, सब कुछ किया, उसका कुछ जवाब नहीं आया। और मेरे बीबी के नहीं है, जैसे अच्छा सवाल है, और मेरे बीबी के नहीं उसका इंडिपेंडेंट आया, लेकिन उसका जब ब्रिटिश पासपोर्ट का अप्लाई करेगा उसके वो ब्रिटिश पासपोर्ट का वो नहीं वो टेस्ट लेता है इंग्लिश के, वो मुझे बताने अभी कैसे लेगा, अभी वो सब कानून मानून सब चेंज हो गए भैया, इसके लिए थोड़ा शुक्रिया भैया। खान भाई आपने 3 सवालों के अंदर 3 सवाल पूछे हैं, दुआ करें कि मुझे याद रहें जो सारे सवाल आपने पूछे मैं आपको आंसर कर सकूं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि आपके एक बच्चे ने या आपके भाई ने वीज़ा अप्लाई किया और उसका भी पेंडिंग पड़ा है, उन्होंने आपसे फ़ोटोग्राफ मांगे हैं, पेपर मांगे हैं और अब वो पेंडिंग पड़ा है, कितना टाइम लगेगा? यस, आपने उनके आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने उनको प्रोवाइड कर दिए, वेट करें, या अगर 3 से 4 माह से ज़्यादा टाइम हो गया तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं कि हमने अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे वो प्रोवाइड कर दिए, अब बताओ हमारे केस में क्या जा रहा है, हमारे केस का स्टेटस क्या है, जल्दी से वीज़ा दो ताकि हम अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकें। जो सेकंड क्वेश्चन था कि आपका जो बेटा है वो आपके बाद में आया था, यहाँ पे रहते हुए एक्सटेंशन अप्लाई की, फिर दोबारा किया, अब अगेन अगर तो बच्चा यहाँ पैदा हो तो उसके बाद अगर आपके पास इंडेफिनेट मिले तो आप स्टेट वे उसका इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन करवाते हुए यहाँ से उसका पासपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर आपका बेटा फ़ौरन पैदा हुआ था तो अगर तो जुलाई 2012 से पहले पैदा हुआ था और पहले आपने अप्लाई किया था और उस वक्त रिक्वायरमेंट 2 साल की थी और 2 साल के अगर पूरे हो गए हैं तो जैसे आप उनका सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर उसके बाद पैदा हुआ तो फिर आपकी वो जो कंडीशन है, वो कोई भी जो डिपेंडेंट यूके के अंदर आएगा वो 5 साल पूरे करेगा, 2.5 साल और 2.5 साल की 2 एक्सटेंशन होंगी और 5 साल के बाद वो क्वालिफाइड करेगा। अब आप देख रहे हैं कि वो आपका बेटा किस में कैटेगरी में करता है, तो अगर तो वो इस कैटेगरी है तो बिल्कुल आप उनके लिए भी सेटलमेंट में जा सकते हैं। अब थर्ड जो क्वेश्चन था कि आपकी जो बीवी है वो इंडेफिनेट अप्लाई करने जा रही है तो उसको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे। जो 2 इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूछी है आपने, उसमें आपके पास B1 होना चाहिए और लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पूरे करें और साथ उन्होंने आपने यहाँ पे 2 साल, अगर आप जुलाई 2012 से पहले आई थी तो आपने 2 साल का टाइम पूरा कर लिया, प्रोबेशन टाइम पूरा हो गया, डॉक्यूमेंट्स लगा दें और साथ दोनों इंग्लिश सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल उनको यहाँ पे इंडेफिनेट मिल जाएगा। लेकिन अगर उनकी जुलाई 2012 के बाद अप्लाई किया था और बाद में वीज़ा लगा तो फिर उसको 2.5 साल का वीज़ा मिला होगा, तो उसको एक दफ़ा एक्सटेंशन लेना होगी और 5 साल पूरे करते हुए उसको इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए दोनों सूरतों में आपको आंसर कर दिए, अगर भी जो भी आपको रेलेवेंट है मुझे लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, लिटिगेशन, पर्सनल क्लेम या स्पेशल तौर पे अगर आपको बिज़नेस वीज़ा, जो आजकल काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, अगर किसी ने अप्लाई किया हो तो उसकी अपील्स हो या किसी किस्म का भी, तो अगर आपको कोई भी इस तरह का कोई सवाल हो या कॉन्फिडेंशियल या डिटेल्स, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ।
नाज़रीन, आपका और मेरा साथ यहाँ तक, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM। तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।